हेलो क्लास। आज हम ट्वेल्थ का केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, सबसे लेंथी है और सबसे इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भी पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो ये होता है एस ब्लॉक। ठीक है, ये होता है डी ब्लॉक और ये होता है एफ ब्लॉक, और जो ये बच गए ये होते हैं अपने पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो इनका नाम क्यों पड़ा पी ब्लॉक एलिमेंट, क्यों इन्हें पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं? तो पी ब्लॉक एलिमेंट बेसिकली वो एलिमेंट होते हैं जिनका लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो पी सब सेल या पी ऑर्बिटल में जाए। ध्यान रखिए, पी सब सेल या पी ऑर्बिटल, नॉट अ पी सेल। पी सेल नहीं है, पी सब सेल है या पी ऑर्बिटल बोलेंगे। ठीक है, पी सब सेल या पी ऑर्बिटल। तो जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी सब सेल या पी ऑर्बिटल में एंटर करे उसको हम बोलेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो जैसा आप जानते हैं कि पी सब सेल या पी ऑर्बिटल। ठीक है, तो सबसे पहले एस, एस का में होते हैं दो इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, ऑर्बिटल होता है एक। ठीक है, तो पी में होते हैं ऑर्बिटल होते हैं तीन और एल इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं 6। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी सब सेल में भरे जाएंगे उतने ही उसके ग्रुप होते हैं। ठीक है, इसके ग्रुप कितने हैं? इसके ग्रुप हैं कितने? 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट इकलौता ऐसा एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो एक ऐसा लोता एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें मेटल भी है, मेटलॉइड भी है और नॉन मेटल भी है। ठीक है, तो सबसे पहले भाई आपको ये पता चला भाई पी ऑर्बिटल को पी ऑर्बिटल क्यों कहते हैं? क्योंकि जिनका लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर पी सब सेल या पी ऑर्बिटल में भरा जाएगा उनको बोलेंगे हम पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, जिनका एस में भरा जाएगा उनको बोलेंगे एस, जिनका डी में भरा जाएगा उनको बोलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब देखते हैं हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन कौन से ग्रुप आते हैं। तो ग्रुप कौन सा है? नंबर 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। ठीक है, 13 14 हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ग्रुप नंबर 15 जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं कि कौन कौन से इसमें एलिमेंट है। नाइट्रोजन फास्फोरस, नाइट्रोजन फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। नाइट्रोजन फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भाई इनका नेचर कैसा है, ये कैसे हैं। तो नेचर में ये क्या है? गैस है। ठीक है, ये क्या है? सॉलिड में मिलता है तो नोबल गैस ही, वो नॉन मेटल ही, लेकिन किस में मिलता है? सॉलिड फॉर्म में मिलता है, और ये भी सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, और सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई इसमें से मेटल कौन सा है, नॉन मेटल कौन सा है और मेटलॉइड कौन सा है। ठीक है, तो आप जैसा कि जानते हो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस क्या है? नाइट्रोजन और फॉस्फोरस क्या है? नॉन मेटल। ठीक है, और जो अपना आर्सेनिक है वो क्या है? मेटलॉइड्स। और जो एंटीमनी और बिस्मिथ है ये क्या है? ये क्या है? ये तो है पुअर मेटल, और ये भी क्या है? मेटलॉइड्स। आर्सेनिक भी क्या है? नॉन मेटल, वो मेटलॉइड्स, और एंटीमनी भी क्या है? मेटलॉइड्स। ठीक है, और बिस्मिथ क्या है? पुअर मेटल बोलते हैं उसको, मेटल है लेकिन पुअर मेटल है। ठीक है, तो ये नेचर में कैसा है? गैस है। ये क्या है? सॉलिड है, और ये भी क्या है? सॉलिड है। ठीक है, नाइट्रोजन हमें N2 की फॉर्म में मिलता है। ठीक है, फॉस्फोरस हमें P4 की फॉर्म में मिलता है, और ये हमें ऐसे ही मिलते हैं, ये हमें फ्री स्टेट में मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये बात तो होगी हमारी कंप्लीट कि भाई इनका नेचर कैसा है, कौन सी चीज़ क्या है, कौन सी चीज़ मेटल है, कौन सी चीज़ नॉन मेटल है, और कौन सी चीज़ मेटलॉइड है। ठीक है, तो अब हम इनके ऊपर बेसिकली बात करेंगे भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी इनकी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि भी देखेंगे हम इनका नेचर देखा, तो हम पहले देखेंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉनिक्स जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके आधार पे इनका ग्रुप कैसा बना है, ठीक है। तो जैसा कि हम पहले देखते हैं जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नंबर 15 की, क्योंकि हमारे 15 आना है, ठीक है। तो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP। अब देखो नंबर 3 है, तो नंबर 3 मतलब 1 2 3 ऐसे, तो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 3 आएगा, और कौन सी में ब्रेज आएगा, पी ऑर्बिटल में, तभी इसको हम बोलेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे होगी, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। जस्ट एज ए आपको इमेज दिखा रहे हैं, वंडरवाल फोर्सेस क्या होगा, वंडरवाल फोर्सेस के अगर बढ़ेगा तो उसके कारण क्या चीज़ बढ़ेगी, ये सारी चीज़ हम आपको बताएंगे कि वंडरवाल फोर्स बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, और जब पैकिंग एफिशिएंसी की बात करेंगे तो हम मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मेरे को लगता है कि आप सभी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आती होगी, नहीं आती होगी तो ये हमारा रूल है, ठीक है। इसमें हमारा क्या है कि देखो 1s 2s 3s हमें टेल को फॉलो करना है, टेल को, ठीक है। 1s तो पहला आएगा 1s, फिर भरा जाएगा 2s में, फिर भरा जाएगा 2p में, फिर भरा जाएगा 3s में, फिर भरा जाएगा 3p में, फिर भरा जाएगा 4s में। तो पहले तो s ब्लॉक में कितने आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, p ब्लॉक में भरे जाते हैं कितने, भरे जाते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, d में कितने भरे जाते हैं, d में भरे जाते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, और f में भरे जाते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स, 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें ऑर्बिटल कितना होता है, इसमें एक ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ठीक है। और इसमें होता है 3 ऑर्बिटल, ठीक है, पी एक्स पी वाई पी जेड, यहाँ पे होते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल हो गए इसमें 5, ठीक है। यहाँ पे हो गए कितने, 7, ठीक है। इसी तरह से हम देखते जाएंगे और बताते रहेंगे, जितने जिसमें जितने इलेक्ट्रॉन भेज जाते हैं उतने उसके अंदर क्या होंगे, ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ ग्रुप्स, ठीक है। तो हम देखते हैं अभी, सबसे पहले हमारे पास है, हमने देखा अभी कि इसके जो ग्रुप 15 है उसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ठीक है। तो हम इनका एटॉमिक नंबर 7 15 33 51 और 83 है, ठीक है। अब इनके ऊपर हम जर्नल इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, हर एक ग्रुप के उठाते हैं, नंबर 13 के भी, 14 के भी, 15 के भी, 16 17 18 और विद इन पूरे की जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी, पी ब्लॉक की, ठीक है। तो NS2, NS क्या होता है, नंबर ऑफ सब सेल या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। और NP1, ऐसे इसमें NP2 और NS2 तो रहेगा ही, ठीक है। अब बेसिकली NS2 के आगे लिखना शुरू करता हूँ, NS2 में तो हर में ही आएगा, ठीक है। और NP इसका कितना होगा 3, इसका कितना होगा NP4, इसका कितना होगा NP5, और इसका कितना होगा NP6, ठीक है। ये होगी हर एक ग्रुप की जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब पूरे ग्रुप की क्या रहेगी, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो रहेगी NS2 NP वेरी करेगा फ्रॉम 1 to 6, ठीक है। नंबर ऑफ ग्रुप के हिसाब से भरते रहेंगे और हमको क्या मिलती रहेगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो अब हम ये तो जान ही गए कि भी इसमें कौन सी चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इसमें कौन सी चीज़ सॉलिड है, कौन सी चीज़ मेटल है, कौन सी चीज़ मेटलॉइड है, कौन सी चीज़ नॉन मेटल है, ठीक है। तो अब हम इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बता दी है कि बैलेंस जो द बैलेंस सेल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज दीज एलिमेंट इन NP2 NP3, कौन से की, ग्रुप नंबर 15 की, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है। s orbital in the these element is completely filled and p orbital are the half filled making these electronic configuration extra strong। जब हाफ फील्ड हो जाएगा तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो हाफ फील्ड किस में होता है, हाफ फील्ड होता है NP3, मतलब ग्रुप नंबर 15 में ही। NP6 फुली फिल है तो इसका हाफ फील्ड कितना होगा, NP3। तो NP3 होगा तो ये मोर स्टेबल होगी, एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख चुके हैं। अब आपको ये तो पता है कि जैसे कि हम, चलो मैं आपको बेसिक कुछ चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है।
हम वापस चलते हैं अपनी पीरियोडिक टेबल पे। पीरियोडिक टेबल की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। तो जैसे कि हम टॉप टू बॉटम बात करेंगे, टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे की तरफ, जैसे भी हम किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आएंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, ठीक है। क्या होगा? इंक्रीज, ठीक है। अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो एटॉमिक मास भी इंक्रीज होगा। अब आप केमिस्ट्री में एटॉमिक मास किसे बोलते हो वो समझिए, ठीक है। एटॉमिक मास या मास नंबर, ठीक है। केमिस्ट्री में हम उसको इसी नाम से जानते हैं। उसमें होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, साइज बढ़ रहा है तो उनके इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं और न्यूट्रॉन भी बढ़ रहे हैं। तो उनके साथ क्या हो रहा है कि वो नीचे तरफ बढ़ते हुए उनका एटॉमिक मास भी इंक्रीज हो रहा है। ध्यान रखिएगा, नीचे बढ़ते वक्त क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई भी बढ़ती है और एटॉमिक मास भी बढ़ता है। एटॉमिक रेडियाई से आपका क्या मतलब है कि किस जो एटम है उसकी रेडियस कितनी है, ठीक है। अगर साइज बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ेगी, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। चलो हमारा क्या था, एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी किसकी, नाइट्रोजन की। हमने टेबल इसके अंदर दे रखी है, आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आप देख सकते हैं और आप घर पे भी नोट्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले एटॉमिक रेडियस क्या होती है। एटॉमिक रेडियस हमने आपको बता दिया, जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा, ठीक है, साइज इंक्रीज होगा वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती जाएगी। एटॉमिक रेडियस क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन द लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू द बिटवीन द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, तो उसको हम बोलेंगे एटॉमिक रेडियस। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ सेल सब सेल्स भी बढ़ रही हैं, नंबर ऑफ सब सेल्स बढ़ रही हैं, ऑर्बिटल बढ़ रहे हैं, मतलब वो जो एटम है वो पहले इतना है तो अगली सेल आएगी तो और बढ़ेगा, उसके बाद अगली सेल आएगी तो और बढ़ेगा, तो रेडियस इन बढ़ती जाएगी। तो रेडियस ऊपर से नीचे क्या बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो अब अगर रेडियस इंक्रीज हो रही है तो एटॉमिक मास भी इंक्रीज हो रहा है। ध्यान रखिए, रेडियस इंक्रीज तो एटॉमिक मास इंक्रीज। मास किस चीज से रिलेट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से, ठीक है। तो अगर मास बढ़ रहा है तो डेंसिटी बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है टॉप टू बॉटम, डेंसिटी बढ़ रही है, एटॉमिक मास बढ़ रहा है, ये तीन चीजें तो बिल्कुल बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। अब हमारे पास आ गया मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, जैसा कि आप जानते हैं मेल्टिंग पॉइंट पैकिंग एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करता है। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है कि जो उसके एलिमेंट्स के जो एटम हैं जो वो कितनी क्लोजली बाउंडेड है, क्लोजली पैक्ड है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मतलब कितने ज्यादा, अगर जितने ज्यादा उनकी पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होगी, मतलब जितने सट के एक दूसरे के पास होंगे तो उतना ही हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उनको तोड़ने के लिए, उनको मेल्ट करने के लिए। मेल्टिंग पॉइंट आप समझे कि भाई किसी की अगर पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा है तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो सिंपल सी चीज क्या है, नीचे की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो जैसे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, मेल्टिंग पॉइंट किस चीज से बढ़ेगा कि पैकिंग एफिशिएंसी से। कि पैकिंग एफिशिएंसी हम किसको बोलते हैं कि जो एलिमेंट है उसके एटम कितनी क्लोजली बाउंडेड है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज क्या है, हमारे पास ग्रुप 15 में क्या है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ठीक है। नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन गैस है, तो गैस है तो उसको मेल्ट मतलब पहले तो हमें उसको सॉलिड फॉर्म में लाना पड़ेगा जो कि बहुत ही मुश्किल है, तो उसको फिर मेल्ट करना पड़ेगा, मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। फॉस्फोरस क्या है, नॉन मेटल है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा होगा। तो मतलब मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। नीचे जाते वक्त हम देखेंगे कि मेटल है, मेटल का तो हमें पता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। लेकिन हम इसमें एक एक्सेप्शन देखते हैं। एक्सेप्शन क्या देखते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट लगातार इंक्रीज हो रहा है कहाँ तक, आर्सेनिक तक। आर्सेनिक के बाद क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि बिस्मिथ है और जो बिस्मिथ और एंटीमनी है उनका जो साइज है वो लगभग लगभग बराबर है, ठीक है। एक तो ये है उसका रीजन कि भी उनका साइज है वो बिल्कुल उनके आस मतलब उनका साइज है वो लगभग लगभग सिमिलर है। सिमिलर साइज की वजह से उनका जो
पैकिंग एफिशिएंसी है उसके ऊपर बात कर रहे थे, पैकिंग एफिशिएंसी लगभग सिमिलर है तो उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो मतलब डिक्रीज हो जाता है वहाँ पे जाके। और दूसरा क्या है कि उनके पास जो कि इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है कि उनकी जो टेंडेंसी है टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड इंस्टेड ऑफ 5 कोवलेंट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसके कारण क्या होगा, उनके पास जो वीक हो जाएगी उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो हम इसे आसानी से मेल्ट कर पाएंगे, ठीक है। और एक क्या है, इनका लार्ज साइज है तो आपस में भी इलेक्ट्रॉन्स की और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या रहेगी, कम होगी, जिसे शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। उसकी वजह से भी क्या होगा कि मेल्टिंग पॉइंट है वो आर्सेनिक के बाद इनमें डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली तीन चीजों से होता है, ठीक है। एक तो होता है पोलैरिटी, एक होता है वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो इनसे क्या होगा कि बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। बॉइलिंग का क्या है, जैसे कि वही बात है, हम देखेंगे कि हमारा पहला एलिमेंट है नाइट्रोजन, गैस है, बॉइल है पहले ही गैस में है तो कम देना पड़ेगा हमें इसको एनर्जी। वैसे ही फास्फोरस तो मतलब डाउन टू ग्रुप हम जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आप देख ही चुके होंगे भी, मेल्टिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें जो नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास, मेल्टिंग पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया, इसके बाद आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सबसे पहले तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या फिर इन वो लोन पेयर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है, क्या होती है कि जो कंप्लीटली जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उनको खींचने की, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए समझते हैं हम यहाँ पे ए और बी, ठीक है, इन्होंने मान लो कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया हुआ है। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है कि जिसमें एक इलेक्ट्रॉन बी दे और एक इलेक्ट्रॉन ए दे और वो आपस में पूरे के पूरे बॉन्ड की क्या करें, शेयरिंग करें, उसको बोलते हैं हम कोवलेंट बॉन्ड। अब देखेंगे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, मान लीजिए ये बॉन्ड है बिटवीन ए एंड बी, इसमें मान लीजिए दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ए ने दे रखे हैं, ठीक है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ए ने दे रखे हैं, तो ये कौन सा बॉन्ड होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, जिसमें दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट दे, ठीक है, वो होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब इस पूरे के पूरे बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लीजिए अगर बी की ज्यादा है तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, किसकी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो मास के मास के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर मास बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, घटेगी, ठीक है। साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, घटेगी, मतलब साइज के ऊपर है। अगर साइज बढ़ रहा है तो मास बढ़ रहा है, अगर साइज नीचे टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो उस इंक्रीज साइज की वजह से क्या है कि जो टेंडेंसी है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, वो टेंडेंसी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, टॉप टू बॉटम क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी क्योंकि नीचे की तरफ साइज बढ़ रहा है, तो साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, ठीक है। इसकी टेबल हमने नीचे दी हुई है हर एक चीज कि भी किसकी कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और किसकी कितनी, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी पे बेसिकली क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, देखो आयनाइजेशन मतलब आयंस जनरेट करना, तो आयंस जनरेट करना, एंथैल्पी एनर्जी। तो आयन जनरेट करने के लिए कितनी एनर्जी, मींस कि हमें किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को बाहर लाने के लिए, उसको आयनाइज करने के लिए, आयंस बनाने के लिए उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है, उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। फिर से बोल रहा हूं,
आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है, उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में भी हम पढ़ेंगे। हम आपको चलो पहले हम आयनाइजेशन एंथैल्पी ही देखते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी ये है कि भी पहले इलेक्ट्रॉन के लिए हम बोलेंगे तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, अगर हम उसी में से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो आयनाइजेशन उसकी सेकंड की होगी। ठीक है, चलो हम पहले देख लेते हैं। ये है आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे साइज है छोटा, साइज छोटा है तो वो क्लोजली पैक है, मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन न्यूक्लियस एंड द लास्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो ज्यादा है। तो मतलब वो जो न्यूक्लियस है वो उसको खींच के रखेगा, पकड़ के रखेगा, बाहर नहीं जाने देगा। तो इसको बाहर निकालने के लिए हमें क्या देनी पड़ेगी? ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। साइज बढ़ गया, साइज बढ़ गया तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन लास्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस क्या हो गया? कम हो गया। इसके मुकाबले तो कम हो ही गया, नाइट्रोजन के मुकाबले। तो हमें थोड़ी एनर्जी कम देनी पड़ी। उसके बाद क्या होगा? आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? आयनाइजेशन एंथैल्पी और साइज बड़ा हो गया तो और क्या होगी? उसकी जो आयन जनरेट करने की है वो हम ज्यादा होगी टेंडेंसी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिर से कम हो गया और ज्यादा कम हो गया, तो हम इलेक्ट्रॉन्स आसानी से निकाल लेंगे थोड़ी एनर्जी देके। ऐसे ही नेक्स्ट में फिर से साइज बढ़ रहा है तो क्या करेंगे? हम आयन जनरेट कर लेंगे, फिर से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल लेंगे। तो अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? डिक्रीज होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन न्यूक्लियस एंड लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? कम होता जाएगा। साइज बढ़ने के साथ साथ वो कम होता जाएगा। इंटरन्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? इंटरन्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरन्यूक्लियर तो होगा न्यूक्लियस के अंदर, जिससे वो बाउंडेड रहेंगे। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा? कम होता जाएगा, और कम होता जाएगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती जाएगी। ठीक है, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कम होगा उतनी हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी। अब देखिए, अब पहले ही इसका साइज छोटा था, अब पहले इसका साइज छोटा था, उससे हमने एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लिया। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ गया, मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को और ज्यादा टाइटली बाउंडेड करेगा। टाइटली बाउंडेड करेगा तो साइज तो हल्का छोटा होगा। इफेक्ट होगा ना कुछ वो साइज उसको इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि पावर किसके पास ज्यादा होगी? प्रोटॉन्स के पास ज्यादा होगी, प्रोटॉन का नंबर ज्यादा हो गया। तो हमें जो नेक्स्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब उसी से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ऐसे ही सेम हमारा होता जाएगा। अभी इसमें भी थोड़ा साइज कम होगा, इसमें भी थोड़ा साइज कम होगा, इसमें भी थोड़ा साइज कम होगा, इसमें भी। लेकिन यहाँ पे इसको हमें ज्यादा देना पड़ा, क्योंकि इसका जो साइज पहले से ही ज्यादा बड़ा था, इसके ऊपर इतना इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, तो जो लास्ट हमने क्या समझाया कि जो साइज इंक्रीज होता रहेगा वो आयनाइजेशन एंथैल्पी को डिक्रीज करता रहेगा। जितना साइज बड़ा होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही कम होती जाएगी। ठीक है, तो आज बेसिकली हमने क्या क्या पढ़ा है देखते हैं, दोबारा से रिवाइज करते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा कि पी ऑर्बिटल क्या हो, पी ब्लॉक के एलिमेंट कौन से होते हैं? जिनका लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर पी ऑर्बिटल या पी सब सेल में सेल एंटर करता है तो हम उनको बोलेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट। नंबर ऑफ पी ब्लॉक्स ग्रुप कितने होते हैं? नंबर ऑफ ग्रुप होते हैं 6। जितने उसमें इलेक्ट्रॉन में जाते हैं उतने ही उसमें क्या होते हैं? ग्रुप होते हैं उसके। ठीक है, हमने देखा इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है पूरे ग्रुप की? NS2 NP126 NP126 वेरी कर रहा है किसके साथ? नंबर ऑफ ग्रुप के साथ। अगर नंबर ऑफ ग्रुप्स है 13 तो पी में आएगा लास्ट पी में आएगा 1 इलेक्ट्रॉन, और अगर 14 है तो 2, 15 है तो 3, 16 है 4, 17 है 5 और 18 है 6। ठीक है, पी ब्लॉक में हमारे पास क्या है? मेटल भी है, नॉन मेटल भी है और मेटलॉइड्स भी हैं। ठीक है, और इसी के साथ ये भी हमने क्या देखा कि इसके जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद हमने देखा एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या है? अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होगी। अगर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रही है, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, तो नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। उसके साथ साथ क्या हो रहा है? डेंसिटी भी इंक्रीज हो रही है। डेंसिटी किस वजह से इंक्रीज हो रही है? क्योंकि उनका मास इंक्रीज हो रहा है। मास इंक्रीज की वजह से डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट पैकिंग एफिशिएंसी के कि भी कितना ज़्यादा क्लोजली पैक है। तो पहला हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैस है तो आसानी से मेल्ट हो जाएगी। ऐसे ही हम नीचे बढ़ते जाएंगे तो हमें एक वेरिएशन दिखेगा कहाँ पर? आर्सेनिक के बाद।
ठीक है, वो क्यों दिखेगा, क्योंकि जो बिस्मिथ है और एंटीमनी है उसका साइज क्या है, सिमिलर है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है कि भाई जो उसको हम कितनी जल्दी से मतलब बॉईल कर सकते हैं, लिक्विड से गैस में कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन पहले से ही गैस है, तो उसको तो हमें आसानी से कर देंगे। ऐसे ही नीचे की तरफ बढ़ते हुए हैं तो साइज इंक्रीज हो रहा है, तो साइज इंक्रीज हो रहा है तो उनको बॉइलिंग करना मुश्किल होता जा रहा है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, एटॉमिक बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब हमारे पास एटॉमिक रेडियस आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, किसी भी एलिमेंट को आयंस जनरेट करने के लिए हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ती है। उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी पहला इलेक्ट्रॉन, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी दूसरी, उसी में से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। ठीक है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है, क्यों, क्योंकि इसमें एक तो हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड होने की वजह से क्या है कि एक्स्ट्रा स्टेबल है। ठीक है, और साइज थोड़ा ज़्यादा है, मतलब आप ये देखिए हमने इसकी 14 के मुकाबले क्यों ग्रेटर है। देखिए टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है, लेकिन लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ रहे हैं लेकिन वो इलेक्ट्रॉन उसी सेल में एंटर कर रहे हैं, नंबर ऑफ सेल्स नहीं बढ़ रहे। इसकी वजह से क्या है, वहां पे साइज डिक्रीज हो रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी किसमें देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में।